नमस्कार। हमारा आज का विषय है कवि सेनापति की भाषा। सेनापति रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी एक ही रचना प्रसिद्ध है, कवित्त रत्नाकर। इस कवित्त रत्नाकर के आधार पर हम सेनापति की भाषा पर विचार करेंगे। रीतिकाल के जो कवि हुए हैं, श्रृंगार उनका प्रमुख रस रहा है और इन कवियों की एक खास विशेषता रही है कि इन कवियों ने या इन कवियों की रचनाओं में बाह्य उपकरणों द्वारा भाषा को आभूषित करने का आग्रह विशेष रूप से दिखाई देता है। भाषा जो है उसमें जो भावों की तन्मयता होती है वह अधिक नहीं दिखाई देती। भाषा का सौंदर्य जो है भावों की तन्मयता या नैसर्गिक जो मर्म स्पर्शिता होती है वह उस भाषा में दिखाई नहीं देती, बल्कि उस भाषा का जो सौंदर्य है, उस भाषा का जो आकर्षण है वह बाह्य उपकरणों के कारण है। उन्होंने जो अलंकारों का प्रयोग किया है, जो चमत्कार या जो वैचित्र्य प्रदर्शन है, उसके कारण उनकी भाषा शोभित होती है। यह जो रीतिकाल के कवियों की विशेषता है, यह हम सेनापति के कवित्त रत्नाकर की भाषा में भी देख सकते हैं। कवित्त रत्नाकर की भाषा का सौंदर्य भी जो है भावों की तन्मयता के कारण उतना नहीं है, बल्कि अलंकारों के चमत्कार के कारण है, अलंकारों की तड़क भड़क के कारण बताया जाता है। सेनापति की अगर भाषा की बात करें कि उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है, तो उनकी भाषा जो है शुद्ध ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा लिखने में सेनापति बहुत ही दक्ष थे। भाषा के जो साधारण से साधारण शब्द हैं, उन शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने बहुत ही सुंदर कविता की रचना की है। वे ब्रज भाषा से इतना परिचित थे, ब्रज भाषा पर उनका असाधारण अधिकार था और यही कारण है कि उन्होंने इतना सुंदर श्लिष्ट काव्य लिखा है, श्लेष का वर्णन किया है। कवित्त रत्नाकर जो सेनापति का ग्रंथ है, इसमें 5 तरंगे बताई गई हैं। 5 तरंगों में से जो 5 अध्याय है उन्हें 5 तरंग का नाम दिया गया है। उन 5 तरंगों में एक तो श्लेष वर्णन ही है, अर्थात जो पद इसमें आए हैं उनमें एक एक पद के 2-2 अर्थ होते हैं। श्लेष अलंकार पूरे पद में है, श्लेष वर्णन ही उनकी तरंग का नाम है। तो इस प्रकार का जो उन्होंने यह श्लिष्ट काव्य लिखा है, श्लेष वर्णन युक्त काव्य लिखा है, यह उनका भाषा पर असाधारण अधिकार का ही परिणाम है कि वे इतना सुंदर श्लिष्ट काव्य लिख पाए हैं। ऐसा करने में उन्हें सफलता मिली है। सेनापति की भाषा में जो शब्दावली है उसमें संस्कृत शब्दों के तत्सम रूपों का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन ऐसे छंद कम ही मिलते हैं जिनमें या ऐसे छंद कम ही देखे जाते हैं जिनका सौंदर्य संस्कृत की शब्दावली पर ही आधारित हो। संस्कृत शब्दावली प्रधान एक उदाहरण देख सकते हैं। श्री वृंदावन चंद सुभग धाराधर सुंदर, दनुज बंस बन दहन वीर जदुबंस पुरंदर। तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण हैं जो सेनापति के कवित्त रत्नाकर में देखे जा सकते हैं, जिनमें संस्कृत शब्दों के तत्सम रूपों का प्रयोग किया गया है। संस्कृत के तत्सम रूप, इसके अलावा उनकी भाषा में विदेशी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है।
विदेशी भाषा में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग, लेकिन फारसी के जो शब्द आए हैं उनका भी तद्भव रूप उन्होंने प्रयोग में लिया है। राजनीतिक कारणों से जो फारसी के शब्द हैं उनका जनसाधारण में भी प्रयोग होना शुरू हो गया था। फारसी के जो शब्द हैं पहली तरंग में प्रयुक्त हुए हैं। कुछ उदाहरण देख सकते हैं, जैसे रोशन शब्द होता है, फारसी का शब्द है, लेकिन रोशन की जगह है सेनापति ने रोशन अर्थात उसके तद्भव रूप का प्रयोग किया है। ऐसा ही आसना का तद्भव रूप है आसना, जिसका प्रयोग उन्होंने किया है। इसी तरह से अरबी के शब्द हैं जिनमें अर्श की जगह है उन्होंने अरस का प्रयोग किया है। एतबार की जगह उन्होंने इतबार शब्द का प्रयोग किया है। तो ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं कि सेनापति की भाषा में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन उनके तद्भव रूपों को उन्होंने लिया है। और अरबी शब्दों की संख्या तो बहुत ही सीमित है। एक जो बात कवित्र रत्नाकर की भाषा के बारे में कही जाती है कि कवित्र रत्नाकर की भाषा में खड़ी बोली के कुछ रूपों का प्रभाव लक्षित होता है। खड़ी बोली आधुनिक काल में आकर के काव्य की भाषा बनी है, जो द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग में आकर के खड़ी बोली काव्य की भाषा के रूप में प्रचलित हुई। इससे पहले जो काव्य लिखा जा रहा था, जो कविता लिखी जा रही थी, वह ब्रज भाषा में ही लिखी जा रही थी। तो सेनापति तो रीतिकाल के कवि हैं। तो 17वीं शताब्दी में सेनापति की रचना में खड़ी बोली के कुछ रूपों का प्रभाव हमें दिखाई देने लगता है। उच्चारण की दृष्टि से भी कुछ शब्दों के जो रूप है उनमें हमें खड़ी बोलीपन दिखाई देता है, परंतु कुछ थोड़े से शब्दों को, कुछ थोड़े से प्रयोगों को छोड़ करके अधिकांशतः तो कवित्र रत्नाकर की भाषा शुद्ध ब्रज भाषा ही है। कुछ प्रयोगों में खड़ी बोली का प्रभाव दिखाई देता अवश्य है। अगर गुणों की बात करें, काव्य के 3 गुण माने गए हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य। सेनापति की भाषा में प्रसाद और ओज गुण प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ओजपूर्ण भाषा लिखने में सेनापति बहुत निपुण हैं। ओज गुण लाने के लिए उन्होंने कुछ शब्दों के द्वित्व रूपों का प्रयोग किया है। ओज गुण प्रधान भाषा में द्वित्व वर्णों का प्रयोग होता है। तो ऐसे प्रयोग सेनापति ने किए हैं, जैसे अक्खी, कित्ती, टुट्टी, ऐसे शब्दों का प्रयोग उनकी भाषा में दिखाई देता है। और ऐसे शब्दों के कारण उनकी भाषा ओज गुण से संपन्न हुई है। तो उन्होंने ओज और प्रसाद गुण का अपने काव्य में प्रयोग किया है। जो माधुर्य गुण है, तीसरा गुण, माधुर्य गुण की ओर सेनापति का ध्यान कम ही गया है। फिर भी कुछ कवित्वों में शब्द सौंदर्य का विधान दिखाई देता है। जो प्रसाद गुण है वह श्लिष्ट रचनाओं को छोड़कर, जहाँ श्लेष वर्णन है, उन रचनाओं को छोड़ करके सब जगह ही प्रसाद गुण दिखाई देता है। शब्द शक्तियों की अगर बात करें, 3 शब्द शक्तियाँ होती है, व्यंजना, लक्षणा और अभिधा। सेनापति ने व्यंजना का बहुत कम उपयोग किया है। लाक्षणिक शब्द भी थोड़े ही हैं, अर्थात व्यंजना और लक्षणा
शब्द शक्तियों का प्रयोग सेनापति की कविता में बहुत कम दिखाई देता है। जो कवित्त रत्नाकर की भाषा है उसमें अभिधेयार्थ ही प्रधान है, अर्थात अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, अभिधा शक्ति का ही प्रयोग हुआ है। जो श्लेष वर्णन है उसमें कवित्वों के दो दो अर्थ हैं, एक ही कवित्त के दो अर्थ हैं, लेकिन वे दोनों अर्थ वाच्यार्थ ही रखते हैं, इसलिए वहाँ भी अभिधा ही मानी जाएगी। तो इस प्रकार उनके काव्य में अभिधा शब्द शक्ति ही दिखाई देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेनापति की भाषा सुव्यवस्थित तथा परिमार्जित ब्रज भाषा है। उसमें कुछ थोड़े से विदेशी भाषा के शब्द हैं, कुछ खड़ी बोली का प्रभाव है, लेकिन प्रधानतः उनकी भाषा ब्रज भाषा ही है और उसमें शब्दों के विकृत रूप भी अधिक नहीं मिलते।